हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम अपनी यूनिट 4 का फोर्थ सेशन पढ़ेंगे जो कि है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है और वेज एम्प्लॉयमेंट है उनके जो है वो क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स उद्यमिता और वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जिस ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें कोई जब काम करता है तो उसकी सैलरी लेता है, वेतन लेता है। और एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का मतलब जो अपना ही काम करता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो अपने लिए ही, जो उसको मतलब कोई सैलरी नहीं मिलती है बट वो सारा का सारा और लॉस एंड प्रॉफिट उसके लिए खुद के लिए होता है। ठीक है, वो एक बिजनेस करता है, खुद भी एम्प्लॉय होता है और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है कि एंटरप्रेन्योरशिप और जो वेज एम्प्लॉयमेंट है उनके क्या खास खास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खास गुण हैं। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप मींस ऑर्गेनाइजिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस वेंचर अलोंग विद एनी ऑफ इट्स रिस्क इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि जो उद्यमिता होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है, उसका मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना, उसको धीरे धीरे डेवलप करना और साथ के साथ मैनेज करना। ठीक है, मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। मैनेज करना साथ के साथ मैंने इन सब चीज़ों के साथ रिस्क लेना ताकि उनको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम और डिस्कस कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क लेता है एक प्रॉफिट बनाने के लिए। जैसे कि हम समझते हैं पहले कि प्रॉफिट क्या होता है और रिस्क क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब है कि अगर मैंने एक स्वीट शॉप खोली है और मैं कोई एक स्वीट है वो 35 रुपये किलो, अगर मुझे उसका पूरा खर्चा पड़ता है और मैं कस्टमर्स को 42 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर मैं बेच रही हूँ, तो कहने का मतलब है कि मुझे 1 केजी स्वीट्स पर 1 किलो स्वीट्स पर मुझे क्या मिलेगा, 7 रुपये का लाभ मिलेगा, 7 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा 7 रुपीज़ पर केजी मुझे मिला वो मेरा क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्योंकि 35 रुपये तो मेरा उस सामान उसको बनाने के लिए जो सामान लिया था उसमें खर्चा हुआ और मैंने 42 रुपये का बेचा आगे, तो 7 रुपये पर केजी के हिसाब से मैंने उसमें प्रॉफिट कमाया। और रिस्क का क्या मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे दिया है कि अ सिचुएशन वेयर द रिजल्ट इज़ नॉट नोन एंड कुड लीड टू ए लॉस। जैसे कि कोई एक सिचुएशन है जिसमें हमें पता नहीं है कि रिजल्ट परिणाम क्या होंगे और ये जो है उससे लॉस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 केजी स्वीट्स बनाती हूँ और उसको उस पे जो मुझे खर्चा आता है वो 300 रुपये का मैं दूध लेती हूँ, मतलब 300 रुपये का खर्चा आता है दूध लेने में, शुगर लेने में, मैदा और लेने में। और एक रिस्क ये भी रहता है उसमें उस टाइम कि अगर किसी और पर्सन ने भी वही सेम बिजनेस शुरू कर लिया उस सेम एरिया में स्वीट्स बनाने का, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर वो लोअर प्राइस में स्वीट्स बेचेगा तो उस टाइम फिर मेरी बिक्री कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे रिस्क कि मैं 10 केजी स्वीट्स बना रहा हूँ, बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी। ठीक है, तो ये सारा जो रिस्क होता है वो रिस्क जो है आपको एज एन एंटरप्रेन्योर लेना पड़ता है। अगर आप नहीं लेंगे तो आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे। फिर उस टाइम कहने का मतलब आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप नहीं उठाएंगे। तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट विदाउट रिस्क, कि अगर आप रिस्क नहीं लेते हो, आप वही जो आप ट्रेडिशनल वे में देखते आ रहे हैं तो वही अगर आप सेम चीज़ करते हो तो हम उसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो रिस्क लेने के लिए डरते नहीं हैं। टेकिंग रिस्क कैन लीड टू फेलियर बट फेलियर इज एक्सेप्टेबल एंड एंटरप्रेन्योर्स कंटिन्यू देयर कोर्स ऑफ एक्शन टिल दे सक्सीड। अब देखो, रिस्क लेने से फेलियर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फेलियर नहीं मिलेंगे आपको। हो सकता है वो परिणाम जो है वो आपको लॉस हो जाए उस चीज़ में, उस रिस्क को लेकर के, बट फिर भी एज एन एंटरप्रेन्योर जो है वो उस चीज़ को पहले ही माइंड में लेके रखते हैं कि हाँ ये लॉस भी हो सकता है। ठीक है, और वो तब तक जो है उस चीज़ पे ट्राई करते रहते हैं जब तक कि वो उस चीज़ में सफल नहीं हो जाते। ठीक है, तो प्रॉफिट और रिस्क समझ आ गई आपको ये दोनों टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना उसके गुण क्या होते हैं, मीन्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश, मीन्स खास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, नंबर 1 एबिलिटी टू टेक अप रिस्क, कि पहले तो कि वो रिस्क लेने के काबिल होते हैं। ठीक है, रिस्क लेने के काबिल होता है एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा,
मतलब वो डरता नहीं है रिस्क लेने के लिए। दूसरा, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। यस, हार्ड वर्क देखो हर एक चीज़ में ज़रूरी है। जब तक आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो हार्ड वर्क के साथ साथ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। रूटीन में आपको हर एक चीज़ को देखना, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड क्या होगा कि वो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन में विश्वास रखते हैं। तीसरा क्या है, अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल टू अचीव द गोल्स ऑफ एनहांसिंग क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कहने का मतलब है कि जो भी मतलब अडेप्टेबल का मतलब अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढालना। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो हमेशा, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो वो कैपेबल होते हैं टू अडेप्ट देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, और फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब वो किसी भी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं क्वालिटी को एनहांस करने में, और साथ के साथ कस्टमर्स की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको, उस नीड को पूरा करने में, कस्टमर को सेटिस्फाई करने में। ठीक है, तो ये जो है वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, साथ के साथ अडेप्टेबल भी होते हैं। तो फ्लेक्सिबल का मतलब समझ गए ना आप, कि वो अपने आप को किस उस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं जिससे कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी हो पाए, और मतलब सेटिस्फेक्शन का मतलब जो उसको ज़रूरत है, जिस हिसाब की क्वालिटी उसको चाहिए वो उसको दिलवा पाए। फोर्थ पॉइंट इज नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड देयर नीड और डिमांड इन द मार्केट। ऑफ कोर्स अगर आपको प्रोडक्ट और सर्विस की नॉलेज होगी तभी वो आप काम कर पाएंगे। ठीक है, और साथ के साथ एंटरप्रेन्योर्स को इन चीज़ों की तो नॉलेज होती ही है, प्रोडक्ट और सर्विस के साथ के साथ उनको ये भी नॉलेज होती है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट और किस सर्विस की आजकल जो है ज़्यादा डिमांड है या क्या ज़रूरत है। पांचवा पॉइंट, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट स्किल्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फाइनेंशियली भी लिटरेसी उनकी होती है, और मनी मैनेजमेंट स्किल्स भी होती हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब उनको पैसों का किस तरह से लेन देन करना है वो भी आता है, साथ में मनी को कम पैसे लगा करके कैसे प्रॉफिट कमाया जाए इस तरह की स्किल्स भी उनमें होती हैं। किस तरह से वो कम पैसे लगा के प्रॉफिट को, या किस तरह से पैसे को घुमा करके वो अपने प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं, तो वो सारी स्किल्स भी उनमें होती हैं। छठा जो उनमें गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है इफ़ेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप प्लानिंग ढंग से नहीं करते हैं या उसको एग्जीक्यूट ढंग से नहीं करते हैं, एग्जीक्यूट का मतलब उसको ढंग से अप्लाई नहीं करते हैं प्रैक्टिकली, तो अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा तो आपका सारा जो भी आप करना चाहते हैं वो अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव होना प्लानिंग का और उसकी इफ़ेक्टिव एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने 6 पॉइंट्स पढ़े हैं बेटा, किसके, कि एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या खास गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ सडन क्लोजर ऑफ अ शॉप स्टोर बिजनेस इन योर नेबरहुड, व्हाई डिड द बिजनेस फॉल। तो क्या आपने अपने देखा है कि आपने आपके आस पड़ोस में कोई बिजनेस स्टोर या फिर कोई शॉप एकदम से बंद हो गई हो। वाई डिड द बिजनेस फेल, तो उनका बिजनेस क्यों फेल हुआ जिसकी वजह से उनको बंद करना पड़ा। ठीक है, क्या आपने देखना है कि आपने अपने एरिया में ये देखना है कि क्यों उसका बिजनेस एकदम से फेल हो गया। क्या उसने जो है वो लो क्वालिटी गुड्स या फिर लो क्वालिटी सर्विस को प्रोवाइड किया था तब जो है उसकी दुकान नहीं चल पाई, या फिर उसने प्रोडक्ट्स को ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचा जिसकी वहाँ पर उस एरिया में डिमांड ही नहीं थी। क्या वॉज द राइट अपॉर्चुनिटी नॉट स्पॉटेड, क्या उसने सही अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं स्पॉट किया था। उसने जो चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी इतनी बिक रही थी उसी को ही बेचना शुरू किया, जो है वो राइट अपॉर्चुनिटी को उसने स्पॉट नहीं किया। या फिर उसने कोई जो है उसने व्हाट वाज द रिस्क, उसने रिस्क क्या लिया। ये सारी चीज़ें आपने जो है, ये जो लाइंस हैं अपनी कॉपी में भी लिखनी है कि अगर आपके नेबरहुड में, आपके एरिया में किसी की शॉप एकदम से बंद हुई है, किसी का बिजनेस एकदम से बंद हुआ है, तो वो किस वजह से हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपने अपने व्यूज़ लिखने हैं कि वो पर्टिकुलर शॉप स्टोर जो है वो किस वजह से बंद हुआ, तो आपने इसमें अपनी कॉपी पे लिखना है, और रियल में जो हुआ है वैसा ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ होती हैं हमेशा। एक एम्प्लॉयर होता है जो कि आपको नौकरी देता है, और दूसरा क्या है, एम्प्लॉई होता है जो नौकरी करता है। तो एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है और दूसरा क्या होता है, एम्प्लॉई जो नौकरी करता है। ठीक है, तो वेज एम्प्लॉयड डज नॉट इन्वॉल्व टू मच रिस्क। वेज एम्प्लॉयड की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिख सकते हैं हम सबसे पहले, कि वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिस्क नहीं लेता, बट एंटरप्रेन्योर
या एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स टेकिंग सर्टेन अमाउंट, जबकि एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क लेते हैं. हाउएवर द कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विस इन केस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस लेड डाउन इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज एंड ऑल्सो समटाइम्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय. और वेज एम्प्लॉयमेंट में दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वेज एम्प्लॉयमेंट हमेशा जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पर डिपेंड करता है. माना कि किसी कोई जो है वो कंपनी में लगता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 साल का ही है, ठीक है, तो वो 2 साल बाद उसकी जॉब जा सकती है, ठीक है. तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उसमें और भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है कि अगर आप यहाँ हमारे कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप बाहर कहीं और भी कुछ भी किसी तरह का काम नहीं करेंगे, ठीक है. तो अगर वो आप करते हो तो आपकी जॉब चली जाती है, ठीक है. तो वो सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है. और कई बार तो आपकी जॉब इसलिए भी चली जाती है कि अगर आपका एम्प्लॉयर के साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जैसे मालिक और नौकर के बीच, नौकर मीन्स कि एम्प्लॉयर जहाँ जो काम करता है एम्प्लॉई, ठीक है. अब जैसे हम भी तो सरकारी नौकर हैं, ठीक है. तो अगर एम्प्लॉयर और हमारी आपस में रिलेशनशिप हमारा ठीक नहीं होगा, हम अच्छे से काम नहीं करेंगे, वो हमारे काम से खुश नहीं होंगे, तो हमारी भी जॉब जा सकती है. तो वेज एम्प्लॉयमेंट में ये दो रिस्क बहुत मतलब ये दो जो पॉइंट्स है वो बहुत बोलो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेज एम्प्लॉयमेंट के. पहला कि वो वेज एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं होता. दूसरे में कैरेक्टरिस्टिक में हम लिख सकते हैं कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ही जो है वो एम्प्लॉयमेंट आपका रहता है. नेक्स्ट है नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट. अब इन दोनों में क्या फ़र्क क्या है, ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट में. तो लेट अस कंपेयर अ कुक इन अ रेस्टोरेंट एंड अ स्ट्रीट फूड वेंडर. तो अब इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कुक है जो कि रेस्टोरेंट में काम करता है और एक जो है स्ट्रीट फूड वेंडर है. स्ट्रीट फूड वेंडर का मतलब आपके जो एरिया है, आपकी गली में कोई जो है वो फूड वेंडर है जहाँ पर आप कोई भी खाने पीने का सामान जो है वो लेने जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर अब आप क्योंकि कुक है तो वहाँ पर भी आपको दिखाया स्ट्रीट फूड. स्ट्रीट फूड होते हैं ना, जैसे आपके कौन से होते हैं स्ट्रीट फूड, जैसे आपके वड़ा पाव हो गया, पाव भाजी हो गई, आपका बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ठीक है, आपके पकोड़े हो गए, तो इस तरह के मोमोज हो गए, स्प्रिंग रोल्स हो गए, तो इस तरह के जो स्ट्रीट फूड होते हैं तो वो एक वेंडर है. तो इन दोनों में आप डिफरेंस बताओ. देखो क्वेश्चन है इसमें. पहला क्वेश्चन है हाउ डज द पर्सन मेक मनी थ्रू द एक्टिविटी. अब देखो ये कुक रेस्टोरेंट में और एक ये स्ट्रीट फूड वेंडर है, किस तरह से पैसे कमा रहे हैं. अब आपको पता है कुक जो रेस्टोरेंट में, इसका आंसर यहाँ नहीं लिखा है, तो क्या होगा. देखो कुक जो रेस्टोरेंट में वो चाहे कितना मर्जी एक दिन में कितनी उसके पास जो है डिमांड्स आ जाएं, बट वो महीने का ही वेतन जो है वो लेगा. मतलब एक सैलरी फिक्स्ड होगी. आप वो हर रोज़ काम करेगा 30-31 दिन और फिर लास्ट में उसको सैलरी मिलेगी जो उसने उसके जो एम्प्लॉयर ने उससे मतलब डील की होगी कि इतने पैसे आपको दिए जाएंगे महीने के बाद. बट जो स्ट्रीट फूड वेंडर है, मतलब ये मंथली बेसिस पे ले रहा है, बट स्ट्रीट फूड वेंडर क्या होगा, वो हर रोज़ का चाहे कम कमाए चाहे ज़्यादा अपना उसका आज बिक्री हुई हो तो उस हिसाब से वो पैसे कमाएगा डेली रूटीन के हिसाब से, ठीक है. कई बार कम सेल भी होगी, कई बार बहुत ज़्यादा सेल भी होगी. तो आपको पता चल गया कि ये दोनों किस किस तरह से मंथली बेसिस पे और डेली बेसिस पे पैसे कमाएगा. सेकेंड क्वेश्चन सोचने का ये है कि इज़ दिस पर्सन सॉल्विंग अ कम्युनिटी प्रॉब्लम. क्या जो कुक रेस्टोरेंट में है या फिर स्ट्रीट फूड वेंडर है, क्या ये कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो कुक तो कोई भी कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता. अगर कम्युनिटी चाहती है कि कुछ इस तरह का हो तो जब तक उसका ऑनर, उस रेस्टोरेंट का ऑनर उसको वो बनाने के लिए नहीं बोलेगा तब तक वो कोई सॉल्व नहीं कर सकता. तो इसका आंसर आएगा नो. और स्ट्रीट फूड वेंडर जो है वो, हाँ, उसको लगता है कि मेरे जो कम्युनिटी में है वो वड़ा पाव की ज़्यादा डिमांड आ रही है या पाव भाजी की डिमांड आ रही है जो उसने अपनी दुकान पे नहीं रखा था, तो वो रख सकता है. तो वो कम्युनिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. इससे तो वो खुद भी तो पैसे कमाएगा ना, और साथ के साथ कस्टमर्स को भी वो चीज़ जो वो पसंद करते हैं, जहाँ की डिमांड है वो उसको उनको भी प्रोवाइड करेगा. तो ये इसका आंसर आएगा कुक में नो और इसका आंसर आएगा येस. तीसरा है डिड दिस पर्सन सेल समथिंग एंड मेक प्रॉफिट. ठीक है, ये जो कुक है वो अपनी मर्जी से कुछ भी जो है वो नहीं बेच सकता, कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकता. उसको सिर्फ वही चीज़ें बनानी होती है जो कि रेस्टोरेंट में जो लोग आए होते हैं और वो मेन्यू के हिसाब से होती है सब चीज़ें, और वो उस हिसाब से वो जो उसके रेस्टोरेंट में लोग आते हैं मेन्यू को देख करके चीज़ें ऑर्डर करते हैं, ठीक है. तो इसीलिए ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं बेच सकता अलग से और कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकता. बट जो स्ट्रीट फूड वेंडर है वो अपनी मर्जी से कुछ भी, जैसे भी मैंने बोला कि वो वड़ा पाव या पाव भाजी बनाना शुरू कर सकता है, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी बेच सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है. वो अपनी मर्जी का खुद मालिक होता है, ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता.
चौथा पॉइंट है डू दे यूज़ द रिसोर्सेज या नॉलेज दैट दे हैव टू मेक मोस्ट ऑफ द मनी। आपको लगता है कि क्या जो उसके जो रिसोर्सेज है या जो उसको नॉलेज है उसको वो यूज़ कर सकता है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए? नहीं। जो कुक होता है रेस्टोरेंट में वो ऐसा नहीं कर सकता। वो जब तक उसका ऑनर उसको कुछ बोलने बनाने के लिए नहीं बोलेगा, अपनी मर्ज़ी से कुछ नॉलेज वो यूज़ नहीं कर सकता। बट हाँ, जो स्ट्रीट फूड वेंडर है वो अपनी मर्ज़ी का खुद मालिक है, तो वो उस हिसाब से रिसोर्सेज का मतलब जो वहाँ की चीज़ें हैं उसका यूज़ करके, अपनी नॉलेज को यूज़ करके वो अच्छी अच्छी और नई नई इनोवेटिव चीज़ें बना सकता है और ज़्यादा पैसे कमा सकता है। नेक्स्ट है डू दे यूज़ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। अब जैसे कुक तो कुछ नहीं अपने आप कर सकता जब तक उसका ऑनर नहीं बोलेगा, बट हाँ, स्ट्रीट फूड वेंडर अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकता है। जैसे वो क्रिएटिविटी में जैसे अगर वो चाट पापड़ी चाट बना के दे रहा है तो उसके ऊपर कुछ अनार के दाने डाल रहा है, ठीक है, या फिर कुछ अलग से कुछ भी इस तरह से अट्रैक्टिव बना रहा है जो वहाँ के एरिया में पहले जो है वो नहीं था, तो कुछ भी डिफरेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो आप इसमें यस हो सकता है कि वो इनोवेटिव आइडिया अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्लाइंट्स के लिए यूज़ कर सकता है। तो आप छठा पॉइंट देखते हैं, डज द एक्टिविटी इन्वॉल्व टेकिंग रिस्क फॉर अर्निंग मनी। अब देखो, जो तो कुक है रेस्टोरेंट में वो तो कोई रिस्क नहीं ले रहा है, जो मेन्यू में आइटम्स लिखे हैं सिर्फ उसी को बना रहा है ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटीज़ में कोई रिस्क नहीं है इसमें मनी अर्न करने का। बट हाँ, स्ट्रीट फूड वेंडर जो है वो रिस्क लेता है, वो मोमोज बनाने शुरू कर देता है, पकौड़े बनाने शुरू कर देता है, या पाव भाजी बनाने शुरू कर देता है, ठीक है, या वड़ा पाव बनाने शुरू कर देता है, तो वो रिस्क लेता है। या और भी कई चीज़ें जो कस्टमर ने नहीं बोली तो वो भी बनाने शुरू कर देता है, जैसे सैंडविचेस वगैरह, ठीक है। तो वो अब ये रिस्क ले रहा है कि अब मैं बना तो रहा हूँ पर बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो वो भी 1-2 दिन देखेगा कि बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, तो उस हिसाब से वो अपना प्लान चेंज कर सकता है। बट जो कुक है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस पर्सन एन एंटरप्रेन्योर। अब आप देखो, कुक कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो जस्ट एक सिंपल एम्प्लॉय है। जितना उसको बोला जाता है सिर्फ वो उतना ही कर सकता है, उसके अलावा अपना कोई क्रिएटिविटी इनोवेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योर नहीं है। और जो स्ट्रीट फूड वेंडर है वो एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया में ऐसी डिमांड के हिसाब से चीज़ें अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है जो वहाँ पे नहीं थी। अपनी इनोवेटिव आइडियाज़ वो लगा रहा है, ठीक है। खुद भी पैसा कमा रहा है, और जब वो उसकी दुकान खूब अच्छी चलती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा और एम्प्लॉयज़ को भी अपनी दुकान में काम करने के लिए रोज़गार देता है। तो ये कुक जो रेस्टोरेंट में वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, बट जो स्ट्रीट फूड वेंडर फॉर एग्जांपल जो हमने लिया था वो एक एंटरप्रेन्योर है। खुद तो खूब पैसे एंटरप्रेन्योर सेल्फ एम्प्लॉय है ही है, बाकी कई सारे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। कुक क्या था यहाँ पर, वेज एम्प्लॉयमेंट के का एक एग्जाम्पल था, और स्ट्रीट फूड वेंडर यहाँ किसका एग्जाम्पल था, एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल था, ठीक है। बाकी ये वाला जो चार्ट है एक्टिविटीज डन बाय द पर्सन, इसको भी फटाफट पढ़ लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में, अलाउज अ पर्सन टू मेक मनी, एंटरप्रेन्योरशिप में यस, एम्प्लॉयमेंट में यस। तो इसका मतलब ये एक कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में, जिससे ये मतलब जिसमें दोनों में यस है। यस का मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप भी पैसे कमाता है, और एम्प्लॉयमेंट पे जो एक मंथली सैलरी लेकर के जो एम्प्लॉय लगा है, जैसे कुक अभी हमने एग्जांपल पढ़ा, तो वो भी पैसे कमाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप से भी पैसे कमाते हैं लोग, और एम्प्लॉयमेंट से भी पैसे कमाते हैं लोग, ठीक है। सेकंड है फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर अ कम्युनिटी प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि ये कोई सॉल्यूशन कम्युनिटी की प्रॉब्लम को नहीं ढूंढ करके दे सकते। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो दे सकता है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। कुक नहीं दे सकता, जैसे एम्प्लॉयमेंट में उसका एग्जाम्पल था। अब तीसरा है द जॉब डन बाय द पर्सन इज डिसाइडेड बाय हिमसेल्फ। अब एंटरप्रेन्योरशिप तो अपने हिसाब से अपनी जॉब करेगा, तो यस आएगा इसका आंसर। बट एम्प्लॉयमेंट में जैसे कुक था तो वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं डिसाइड कर सकता, क्या करना है क्या नहीं, क्या बनाना है क्या नहीं, तो वो एम्प्लॉयमेंट में नो होगा। नेक्स्ट फोर्थ इज यूज पर्सनल नॉलेज एंड इंटरेस्ट टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ। तो कुक तो जो है वो कुछ नहीं कर सकता था एम्प्लॉयमेंट में, बट जो हमारा स्ट्रीट फूड वेंडर था वो क्या कर सकता था, अपनी पर्सनल नॉलेज और इंटरेस्ट को अपने लिए पैसे कमाने के लिए यूज़ कर सकता था। तो इसका आंसर आएगा येस। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, अब क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी वो यूज़ कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप तो कर सकता है, बट अपना दिहाड़ी जो किसी के अंडर काम कर रहा है वो अपनी मर्जी कुछ नहीं चला सकता, तो नो।
कीप मोस्ट ऑफ द मनी मीन्स प्रॉफिट मेड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। कहने का मतलब है जो भी वो प्रॉफिट किसी प्रोडक्ट को बेच करके या सर्विस प्रोवाइड करके कमाते हैं, क्या वो सारी की सारी खुद रख सकते हैं? अब देखो स्ट्रीट फूड वेंडर है, वो उस दुकान का खुद मालिक है, तो वो अपनी पूरी मनी प्रॉफिट खुद रखेगा, ठीक है, यस आएगा। बट जो किसी के अंडर काम कर रहा है, जैसे कुक है, उसको मंथली सैलरी मिलनी है, ठीक है, तो वो चाहे कितने भी उसको एक दिन में कितना ज़्यादा खाना बनाना पड़ जाए, कितने ज़्यादा ऑर्डर्स आए, बट वो पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने पास नहीं रख सकता, वो सिर्फ ऑनर के पास जाएगा। वो तो सिर्फ मंथ के एंड में जो उसकी फिक्स्ड सैलरी होगी वही ले सकता है, ठीक है। सातवां क्या है, टेक रिस्क टू मेक प्रॉफिट। अब तुम्हें पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो रिस्क लेता है, प्रॉफिट जो है उससे बना सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में तो यस है, बट जो है एम्प्लॉयमेंट में कोई इस तरह का वो ना रिस्क लेता है, ना ही फिर उसको कोई प्रॉफिट मिलता है, तो उसमें नो आएगा, ठीक है। तो हमने ये टेबल्स पढ़ लिए। उसके बाद लास्ट जो है आपका वो है एंटरप्रेन्योरशिप के बेनिफिट्स, कि अगर उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, हम खुद भी एम्प्लॉय हो रहे हैं और दूसरों की एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो उसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला है डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। सबसे पहला एंटरप्रेन्योरशिप का फ़ायदा यही है कि जो हम करना चाहते हैं ना वो हम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वर्क फॉर योरसेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स। हम अपने लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते, मतलब किसी के हम डिपेंडेंट नहीं होते किसी के ऑर्डर के, हम अपनी मर्ज़ी से अपना काम कर सकते हैं। पहला क्या था, जो हम इंटरेस्टेड होते हैं जिस काम को करने में, हमारी हॉबीज़ क्या हैं, हमारे हमारे अंदर स्किल्स क्या हैं, उस हिसाब से हम जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट दूसरा क्या था कि हम अपने लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए नहीं कर सकते, दूसरों के लिए नहीं करते, तो हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते अपने डिसीजंस के लिए, ठीक है। तीसरा है हम अपने लिए प्रॉफिट कमाते हैं। हम जितना भी एक दिन में या जितना भी हम ईयरली मंथली जितना भी हम कमाते हैं, वो हमने जितनी मेहनत की होती है, कितना हमारा बिजनेस चल रहा है, उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हम कमाते हैं वो हमारे अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे, जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उस बिजनेस में, और ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ लगा के, क्रिएटिविटी बढ़ा करके अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को लॉन्च करेंगे, उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि जो चीज़ें लोगों को पता ही नहीं, अगर वो मिलेंगी उनको, तो वो उसका उनका भी लाइवलीहुड ज़्यादा बेटर होगा और एंटरप्रेन्योर भी उससे पैसे कमाएगा, ठीक है। तो इवन दो देयर आर रिस्क इन एंटरप्रेन्योरशिप, इट अलाउज यू टू डिसाइड हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक, ठीक है। यूजुअली द लार्जर द रिस्क द बिगर कुड बी प्रॉफिट। तो जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे, मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई चीज़ें, नई नई सर्विसेज आप उनकी लाइवलीहुड को बेटर बनाने के लिए करेंगे, तो वो उनको ऑफ कोर्स लेंगे। अगर अच्छी चीज़ होगी तो ज़रूर वो जो लेंगे। अब जैसे हमारे पास पहले 3G था, ठीक है, हमारी नेट की स्पीड कम होती थी, 2G था, बट जैसे जैसे 4G आया तो हम सब ने 4G ऑप्ट किया। इससे नेट की स्पीड जो है वो ज़्यादा हम अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कल को 5G आएगा तो हमारी और ज़्यादा जो है इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को जो है वो ले सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन आगे जो है वो सेंड कर सकते हैं, तो हमारा नेट और भी अच्छा फास्ट होगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम 4G क्यों लेंगे, हम एंटरप्रेन्योर जो भी 5G प्रोवाइड करेगा उसके साथ मतलब वो 5G लेंगे ना, तो जिससे हमें भी सुविधा मिलेगी और एंटरप्रेन्योर को भी मिलेगी, राइट, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, स्टेट वेदर द पर्सन एंगेज इन द एक्टिविटी मेंशन बिलो इज एन एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय। आपने बताना है कि ये जो जिस पर्सन का नाम दिया हुआ है ये एंटरप्रेन्योर है या फिर एम्प्लॉय है। राहुल स्टार्ट्स अ शॉप टू सेल चाट एंड स्पेशल पानी पूरी। ही इज़ एन, क्या आएगा इसका आंसर, एंटरप्रेन्योर, की वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, शाहिद बिकम्स द मैनेजर ऑफ अ डीलरशिप सेलिंग फूड प्रोडक्ट। कि शाहिद जो है वो एक फूड प्रोडक्ट्स की डीलरशिप का मैनेजर बन गया है, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, एम्प्लॉय होगा, सिंपल, ही इज़ एन एम्प्लॉय। तीसरे का आंसर, रितु लीव्स द कंपनी शी वर्कड फॉर एंड स्टार्ट्स केटरिंग फूड फॉर मैरिज प्रोग्राम्स। तो रितु ने कंपनी की जॉब थी, वो उसने कंपनी छोड़ दी और उसने अपने ही बिजनेस को शुरू किया। उसने क्या किया, मैरिज प्रोग्राम्स में फूड के जो है वो सप्लाई करना शुरू कर दिया। केटरिंग फूड जो है होते हैं ना, कि वहाँ पर जो खाना बनाते हैं शादी के लिए स्पेशल जो लोग होते हैं, तो वो वाला काम करना शुरू कर दिया। तो वो क्या बनी, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा एंटरप्रेन्योर। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में बेटा सबसे पहले आपके पास लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ओके, तो जो हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़े थे ना, उसमें से कोई भी आपने 4 लिख देने हैं,
ठीक है, ये पढ़े थे ना हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तो इसमें आपके 6 आंसर्स हमने पढ़े थे, उसमें से आपने कोई भी 4 लिख देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका कि लिस्ट यानी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो ये तो आपको इस वाले पैराग्राफ में लिस्ट में नहीं है, बट आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं इसका आंसर। कि जैसे कि इसमें 2 चीज़ें बताई थी मैंने कि वो टू मच रिस्क, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है, रिस्क लेते ही नहीं है। तो टू मच रिस्क, वो ये वाला फर्स्ट लाइन यहाँ से उतार लेना, द वेज एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इन्वॉल्व टू मच रिस्क, ठीक है, ओके। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा आप यहाँ लिख देना कि जो आपका वेज एम्प्लॉयमेंट है, इट्स इसका आंसर लिखना, द कंटिन्यूटी ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज एंड ऑल्सो समटाइम्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। तो ये 2 आंसर्स बेटा इन पॉइंट्स को आपने लिख देना। पहला है डू नॉट इन्वॉल्व टू मच रिस्क। सेकेंड पॉइंट इज द वेज एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज। 2 पार्टीज कौन सी हुई इसमें? एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, एंड समटाइम्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। तो ये 2 जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे वो आपने यहाँ से लिख देने हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नेम एनी वन फैक्टर दैट इज़ कॉमन टू बोथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो अभी मैंने आपको एक कॉमन फैक्टर बताया था ना कि पैसा दोनों में कमाया जाता है। तो यहाँ पर आप जो है कॉमन फैक्टर में आप लिख सकते हैं ये वाला, अलाउज अ पर्सन टू मेक मनी। तो आप इसमें आंसर सिंपल ये लिखेंगे, द कॉमन फैक्टर बिटवीन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट इज it allows both allows a person to make money। तो ये वाला पॉइंट आपने लिखना है, both allows a person to make money, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोग्रेस जाननी है आपने कि क्या क्या सीखा हमने, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। ये आपने खुद से करके दिखाना है, ये अभी सारा कुछ बता दिया मैंने कि एंटरप्रेन्योरशिप और वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। बहुत सारे डिफरेंसेस हमने पढ़े, अभी पढ़े कि नहीं पढ़े। ये देखो ये वाला टेबल जो हमने पढ़ा था, तो ये वाला टेबल आपके पास, ये वाला टेबल आप कर लेना, ठीक है। ये वाला टेबल में कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट है। तो ये आपने इस नोटबुक में कर लेना कि इन दोनों के बीच में क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादातर सब में येस है और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ पहले में येस है, बाकियों में नो है। तो ये वाला टेबल आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये भी करना है। उसके बाद आता है आपके पास 5वां क्वेश्चन। 3 तो ये थे ना शॉर्ट आंसर, और चौथा ये हो गया, और 5वां ये है, आइडेंटिफाई यूनिक फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस वेज एम्प्लॉयमेंट। यूनिक फीचर एंटरप्रेन्योरशिप और वेज एम्प्लॉयमेंट में बताना है, वही है कि दोनों में क्या होता है, बोथ अलाउज पर्सनस टू मेक मनी। तो यही वाला जो मैंने भी आपको बताया था कि दोनों में क्या होता है, बोथ अलाउज अ पर्सन टू मेक मनी, ये वाला पॉइंट, ओके। बोथ अलाउज अ पर्सन टू मेक मनी। तो ये छोटा सा आंसर था बस। मेरे ख्याल से दिस इज ऑल अबाउट योर 4th सेशन।